@1 पे स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, अपने लक्ष्य को बनाकर चलिए, इसी तरह से मेहनत करते रहिए। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर, लाइक करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में जरूर। उनसे गुजारिश है कि वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे। पूरे यूट्यूब पे आपको ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं मिलेंगे जैसा मैं आपको दे रहा हूँ। ये महत्वपूर्ण प्रश्न हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको शुरुआत से अंत तक ज़रूर देखें बिना स्किप किए, आपका डेफिनेटली फ़ायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कि ये हम भारतीय राज्य व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2023-24 के अंतर्गत, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम 11 फरवरी को होना है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण होता है? नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, भारत का वित्त मंत्री, अधिकृत मंत्री या उपयुक्त में से किसी का नहीं। तो जो भारत की संचित निधि होती है उससे जो धन निर्गत यानी कि धन निकालने पर किसका नियंत्रण होता है, यानी किसकी अनुमति से ही उसको दिया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? तो ये होता है आपका नियंत्रक एवं किसका होता है। देखिए, अनुच्छेद 266 के अनुसार भारत की संचित निधि भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व उस सरकार द्वारा राजहुंडियां निर्गत करके उधार द्वारा अग्रिम द्वारा किए गए सभी उधारियों के प्रति संदाय में उस सरकार को प्राप्त सभी धनराशियों से मिलकर बनती है। यह संसद के नियंत्रण अधीन होती है। कौन करता है? संसद के। तो देखिए इसमें क्या है, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, भारत के वित्त मंत्री और अधिकृत मंत्री। तो भारत की संचित निधि पर जिसका अधिकार होता है वो होता है संसद का। तो संसद तो इसमें है नहीं, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? राष्ट्रीय संकट के समय, संसदीय स्वीकृति के समय, संसदीय स्वीकृति से पहले और नहीं व्यय कर सकते हैं। तो जो राष्ट्रपति होता है वो आकस्मिक निधि को जो है वो संसदीय स्वीकृति से पहले व्यय कर सकता है। तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो संचित निधि से यानी आकस्मिक निधि की स्थापना का जो प्रावधान है वो कौन सा है? वो एक्ट है आपके 267। चलिए आगे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111। तो संविधान के जो धन विधेयक को परिभाषित किया गया है वो आपके अनुच्छेद 110 और अनुच्छेद 111 यानी दोनों के अंतर्गत किया गया है। क्योंकि जो 110 है वो धन विधेयक परिभाषा है और जो 111 है वो विधेयकों पर अनुमति देता है। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका क्या हो जाएगा, डी आपका हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह धन विधेयक के निर्णय कौन करता है? यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? बात समझ में आ रही है? ये आपका विधेयक होगा, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। ये विधेयक है, धन विधेयक है। इसका निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या मंत्री परिषद। तो ये धन विधेयक है, इसका निर्णय जो करता है वो करता है आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। विधेयक भी ठीक कर लीजिए। देखिए टाइपिंग की मिसप्रिंट हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा उसे अधिकतम कितने दिन तक रोक सकती है? 6 महीने तक, 4 महीने तक, 1 महीने तक या 14 दिन तक? तो अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाता है तो राज्यसभा उसे अधिकतम 14 दिन तक रोक सकता है। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए और राज्यसभा उसे अधिकतम कितने दिन रोक सकती है? तो यह अनुच्छेद किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 109 के 5, अनुच्छेद 108 के 3, अनुच्छेद 107 के 3, इनमें से कोई नहीं। तो जो राज्यसभा रोक सकती है वो अनुच्छेद 109 के 5 के अंतर्गत है। तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, या लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो जो धन विधेयक होता है, अगर हम उसकी बात करें तो धन विधेयक आपके केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के संबंध में संबंधित नहीं है? कर से संबंधित उपबंध, ऋण लेने से संबंधित उपबंध, संचित निधि तक अस्मिकता की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध, जुर्माना या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। बात समझ में आ रही है? तो ये जो उपबंध है ये आपके नहीं है, संबंधित नहीं है धन विधेयक से, वो है जुर्माना या अर्थदंड से संबंधित। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा विचार द्वारा विचारा अर्थ भेजे हुए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? तो ये 14 दिन तक रोक सकती है। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है दोनों में किसी भी सदन में, दोनों सदनों में एक साथ, केवल विधानसभा में केवल उच्च सदन में। तो राज्य में जो धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है वो आपका किसमें भेजा जाता है? केवल विधानसभा में। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी? राजस्व विभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त सेवाएं विभाग या व्यय विभाग। तो निम्नलिखित में से एक संघीय बजट की तैयारी उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी जो होता है वो आपका होता है, बताइए कौन उत्तरदायी होता है? तो वो आपका होता है आर्थिक कार्य विभाग। तो आर्थिक कार्य विभाग कहाँ है? बी पे। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित करों में से किसके अंतर्गत व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है? निगम कर, संपदा शुल्क, उत्तराधिकार शुल्क, व्यापार व्यवसाय में वित्तीय कर। बताइए किसके द्वारा की गई है? आपको ये बताना है। अंतर्गत व्यक्ति द्वारा जो देय पूर्ण राशि है, जितनी भी देय पूर्ण राशि है उसको किसके द्वारा सीमित कर दी गई है? निगम कर किसके द्वारा? तो ये जो कर दी गई है वो आपकी करी गई है व्यापार व्यवसाय तथा वित्तीय कर। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करती है सार्वजनिक ऋण लेने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक से धन उधार लेने के लिए, राज्यों को अनुदान प्रदान करने के लिए, निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। तो लेकिन अनुदान संघ को अनुमति प्रदान करती है तो वो आपका हो जाएगा निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संबंध संघीय बजट से है? निंदा प्रस्ताव, ध्यान आकर्षक क्षण प्रभाव, कटौती प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव। तो जो प्रस्ताव में से जो संबंधित संघीय बजट है वो आपका आता है कटौती बजट से संबंधित है। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व करता है? चेयरमैन राज्यसभा, स्पीकर, प्रधानमंत्री या प्रोटेम स्पीकर। तो जो राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व करता है वो आपका होता है स्पीकर। तो कौन होता है आपका? स्पीकर। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो भारत में संसद लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की जो नियुक्ति की जाती है वो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ आ रही है? चलिए, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना अनिवार्य है? एक बार, 3 बार, 2 बार या 4 बार। तो जो अधिकतम बैठक होना अनिवार्य है वो होती है आपकी 2 बार। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारतीय संसद बनती है केवल लोकसभा के द्वारा, लोकसभा और राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा। तो भारतीय संसद के जो 3 स्तंभ माने जाते हैं वो होता है लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा। तो डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा।
संसद विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वो बिना सदन को सूचित के अनुपस्थित हो सदन में 60 दिन, 120 दिन, 90 दिन या 150 दिन। तो अनुपस्थित माना जाएगा जब तक वो 60 दिन अनुपस्थित रहता है। तो ये आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचन में मतदान का अधिकार है? संसद के निम्न सदन में निर्वाचित सदस्यों को, संसद के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्यों को, राज्य विधानसभा के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। तो जो लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में निर्वाचन मतदान का अधिकार होता है वो होते हैं राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्य। तो ये आपका डी हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम एक विधेयक को इस आधार पर आयोग घोषित किया जाता है कि वह सदन की अनुमति के बिना उसके साथ लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा। बस समझ में आ रही है? इस आधार पर सदस्यता से आयोग समझा जाता है। ठीक है, इसको सदस्यता कर लीजिए। सदस्यता से अयोग्य, ठीक है, तो ये आपका अयोग्य हो जाएगा। चलिए, कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60, ये 7 लिख गया है, बहुत गलती हो जाती है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा, राज्यसभा, लोकसभा, पंजाब विधानसभा या राजस्थान विधानसभा। तो ये आपका हो जाएगा राज्यसभा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होना चाहिए? 4 महीने का, 6 महीने का, 1 वर्ष का या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित समय द्वारा? तो ये होना चाहिए अधिकतम 6 महीने का। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस राज्य लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में। तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 253। तो ये जो देता है वो है अनुच्छेद 253। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? संसदीय समितियों के माध्यम से, विभिन्न मंत्रालयों के परामर्शदात्री समितियों के माध्यम से, प्रशंसकों से अधिक प्रतिवेदन भिजवाकर, कार्यपालिका को रिट जारी करने के लिए बाध्य करके। तो रीड कर लीजिएगा। तो ये था आज का शानदार सेशन, शानदार क्वेश्चनों के साथ। ऐसे क्वेश्चन आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे। तो इसी तरह से मैं क्वेश्चन लाता रहूँगा। बस आप शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, ताकि हमारा भी मनोबल बने। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।